वेलकम टू आवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एवरी संडे एक डिसीज के ऊपर वीडियो लेके आता हूं, जिसके अंदर हम उसके डिसीज के कॉजेस, उस डिसीज के ट्रीटमेंट, उस डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग्स जो हैं और हाउ टू रिड्यूस दैट द इफेक्ट ऑफ दैट डिसीज, ये सब हम उसमें स्टडी करते हैं। अभी तक मैं इसी सीक्वेंस के अंदर 3 वीडियोस पहले डाल चुका हूं एवरी संडे की, जिसके अंदर सबसे पहली वीडियो थी हमारी डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर, सेकंड वीडियो हमारी ग्लूकोमा पे, देन थर्ड वीडियो जो थी हमारी माइग्रेन पर थी। अगर आप लोगों ने किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल स्टडी भारती पे जाइए और उन वीडियोस को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है रियोमेटेड अर्थराइटिस। अब आप लोगों ने डेली रूटीन में देखा ही होगा कि हमारे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जिनकी एज मोर देन 40 ईयर 50 ईयर्स में कहूंगा होती है, उनको जो है वो नी पेन जो होती है या दूसरे जॉइंट्स में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि यार ओल्ड एज के अंदर तो ऐसा पेशेंट्स में हो जाता है, लोगों में हो जाता है। लेकिन क्या हमने सोचा है कि वो पेन उनको किस वजह से होती है, उस पेन का रीजन क्या है, क्या चीज है जो उस पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, हम नहीं सोचते। तो आज हम वही चीज डिस्कस करेंगे कि ये जो जॉइंट्स की पेन है, ये किस वजह से होती है, क्या चीज है जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अभी तक जैसे देख रहे हैं रियोमेटेड अर्थराइटिस, ये जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। रियोमेटिज्म स्टैंड्स फॉर मस्कुलोस्केलेटल इलनेस, यानी कि मसल स्केलेटल के अंदर क्या आना, वीकनेस आ जाना, कमजोरी आ जाना, इलनेस आ जाना। और आर्थर स्टैंड्स फॉर जॉइंट्स एंड आइटिस स्टैंड फॉर इन्फ्लामेशन, यानी कि ये क्या हो रही है, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है और इस इन्फ्लामेशन में हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उस रीजन के अंदर जो है इन्फ्लामेशन हो रही है। चलिए, ये क्या होती है? इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज इन विच देयर इज ए जॉइंट इन्फ्लामेशन, साइनोवियल प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्ट्रेज। देखिए, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटो इम्यून डिसीज। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि इसके अंदर क्या चीज सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है? हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए। इसी वजह से इसको ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं। और इसमें क्या होती है? जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है, साइनोवियल प्रोलिफरेशन होती है और डिस्ट्रक्शन होती है आर्टिकुलर कार्टिलेजेस की। देखिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और इनका काम जो होता है कुशनिंग प्रोवाइड करना होता है हमारे जॉइंट्स को। हमारे जो जॉइंट्स के एंड होते हैं उनके ऊपर ये कवर होते हैं, एक कैप की तरह ये कवर होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होते हैं। तो इनका काम हमारे जॉइंट्स को कुशन प्रोवाइड करना होता है। तो अगर इनकी क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, अगर आर्टिकुलर कार्ट्रेज जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई तो हमारी बोन्स जो है उनके अंदर भी क्या आएगी, वीकनेस आएगी। वो क्या बोलते हैं कि वो एक फ्रिक्शन की वजह से उनकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। चलिए, इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव क्रिपलिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। देखिए, रियोमेटेड अर्थराइटिस जो है वो ओवरनाइट जो है ग्रो नहीं कर जाता। ये क्या है? बहुत क्रोनिक डिसीज है। ये धीरे 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 करके हमारा जो बॉडी के अंदर इंफ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं उनके अमाउंट को इंक्रीज करता रहता है। सो ये क्या है? क्रोनिक प्रोग्रेसिव क्रिपलिंग डिसऑर्डर है। एपिडेमियोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये अफेक्ट करती है 5.5 to 1% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड से। 0.5 to 1% ऑफ द पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करती है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आता है। और साथ ही में ये इसके जो इंसिडेंस है, चांसेस ऑफ रियोमेटेड अर्थराइटिस इंक्रीज हो जाते हैं उन पेशेंट्स में जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। जिनकी क्या होती है? फैमिली हिस्ट्री होती है रियोमेटेड अर्थराइटिस की। तो उन पेशेंट्स में ये और भी ज्यादा जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, अभी हम डिस्कस करते हैं जॉइंट्स की एनाटॉमी कि एक्चुअल में जो जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी लेयरिंग कैसे होती है। तो वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है हमारे जॉइंट्स। देखिए, ये एक बोन है और ये नीचे दूसरी बोन, इनके बीच में ये क्या है? कनेक्शन है। तो हम आउटर टू इनर जाएंगे। देखिए, ये हमारी 2 बोन्स हो गई और सबसे पहले देखिए 2 बोन्स को कनेक्ट क्या करती है?
लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो है दो बोन्स को कनेक्ट करके रखती है। देखिए यहां से भी कनेक्ट है, ये यहाँ दोनों तरफ से इसको कनेक्ट करके रखी है और इस पार्ट को कहते हैं पेरियोस्टेम, पेरियोस्टियम, ठीक है। और इसके बाद इनर लाइनिंग होती है इसकी, जिस एक कैप्सूल फॉर्म करती है जिसको कहते हैं फिब्रस कैप्सूल्स, फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। और उस फाइब्रस कैप्सूल के अंदर और एक लेयर होती है जिसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये देखिए दोनों तरफ है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से अंदर एक कैविटी बन जाती है, और वो जो कैविटी है वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है डेब्रिस को रिमूव करने का। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये बड़ा ही वैक्सी विस्कस सा मटेरियल होता है, और ये एक तरह से कुशनिंग का काम भी करता है। एक लिक्विड है तो एक जेली लाइक होता है, तो वो एक सॉफ्ट कुशन की तरह इसमें हमारे जॉइंट्स में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए ये क्या है, बोन्स के अंदर आर्टिकुलेटिंग बोन होती है, ये आर्टिकुलेटिंग बोन। और इस बोन की ऊपर जो ये कवरिंग है, देखिए दोनों तरफ ये ब्लू कलर की आपको कवरिंग दिख रही होगी, इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो सबसे पहले जब अर्थराइटिस होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड के ऊपर इफेक्ट आता है, और फ्लूइड के साथ साथ यहाँ इन्फ्लेमेशन मेडिएटर इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये भी क्या हो जाती है, इनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, और आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो आई होप आपको जॉइंट्स की जो एनाटॉमी है वो समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बोन्स की। जब रियोमेटेड अर्थराइटिस के अंदर हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर देखिए, देखिए जो ये कार्टिलेज थी आर्टिकुलर कार्टिलेज, यहाँ पे इसका क्या हो चुका है, दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। साइनोवियल फ्लूइड देखिए कितना सा रह गया है, और ये देखिए रेडनेस, रेडनेस जो है वो डोनेट करती है इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन जो देखिए यहाँ रेड 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 सा हो रखा है, देखिए इन्फ्लेम्ड जॉइंट कैप्सूल्स। आपने ये देखा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा डायग्राम है ये। साइनोवियल फ्लूइड्स हैं, इतना अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड कितना है और इन्फ्लामेशन कितनी हो रही है। तो ये जो इन्फ्लामेशन है यही एक्चुअल में पेन का रीजन है हमारी जॉइंट्स के अंदर, और ये इन्फ्लामेशन कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम आगे स्टडी करेंगे। देखिए नॉर्मली जो हैंड्स होते हैं उनके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, हमारे हैंड्स की जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो जाती है कि जो कार्टिलेज है वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड कम होना स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, मींस इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और बेसिकली जो रियोमेटेड अर्थराइटिस है वो स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं, लाइक हमारे जो ये हैंड्स के जो जॉइंट है, या हमारे जो फुट की जो फिंगर्स होती है, जो टार्सल मेटाटार्सल्स होते हैं उनमें, या यहाँ फेलेंजिस में, इनमें कार्पल्स में होना स्टार्ट होती है। तो ये स्मॉलर जॉइंट से जो है इनिशिएट होती है, सबसे पहले हाथ पैरों की फिंगर से ये इनिशिएट होती है। चलिए आगे बात करते हैं पैथोलॉजी ऑफ रियोमेटेड अर्थराइटिस की। पैथोलॉजी क्या कहती है कि ये जो इन्फ्लामेशन हो रही है यहाँ पे, ये जो आर्टिकुलर डैमेज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए रियोमेटेड अर्थराइटिस अकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज सिगरेट स्मोकिंग एंड गट बैक्टीरिया। देखिए पहली लाइन में ही आपको क्लियर हो गया होगा कि रियोमेटेड अर्थराइटिस का सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारे जेनेटिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन होना। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के एंटीजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन होते हैं ये, और इनके जीन्स हैं DRA1 एंड DRA4, और इनकी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है हमारी सिगरेट स्मोकिंग और जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गट माइक्रोबायोम वगैरह पैथोजेंस वगैरह होते हैं, उनके साथ इनकी इंटरेक्शन होना। अब जब इनकी इंटरेक्शन हो रही है, देखिए दोनों हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये जीन्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट स्मोकिंग हम कर लेते हैं, क्या कहें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एंटीजेंस में। जो ये कोलेजन टाइप 2 कोलेजन टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, इनके अंदर क्या होती है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, इन एंटीजेंस में मॉडिफिकेशन हो जाती है। और वो मॉडिफिकेशन क्या होती है,
देखिए जैसा आप जानते हैं कि जो कोलेजन्स है ये क्या है, प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है सिट्रुलिनेशन, मींस इनके अंदर जो आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, आर्जिनिन अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है सिट्रुलिन से। देखिए कितना माइनर सा चेंज हुआ है, सिर्फ आर्जिनिन की रिप्लेसमेंट हुई है सिट्रुलिन से। कहां पे, इस टाइप 2 कोलेजन के अंदर। उससे क्या हो गया, उससे हमारी जो बॉडी है वो ये समझ लेती है कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है। ये जो हमारा टाइप 2 कोलेजन प्रोटीन था, ये जो एंटीजन था, इसको बॉडी कोई फॉरेन सब्सटेंस समझ लेती है, जबकि ये क्या है, हमारी बॉडी का अपना एंटीजन है। तो इसके अंदर जब चेंजेस आते हैं, सिट्रुलिनेशन होती है, तो हमारी बॉडी को ये लगता है कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, कोई फॉरेन एंटीजन है। तो वो क्या करती है, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और टी हेल्पर सेल्स इससे एक्टिवेट होते हैं। और जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होते हैं तो वो स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को, और बी सेल्स की जब स्टिमुलेशन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट दिस सेल्फ एंटीजन। तो जो हमारी बॉडी का खुद का एंटीजन है उसी के अगेंस्ट बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती है। और वो जो एंटीबॉडी है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जाती है हमारे साइनोवियल फ्लूइड में। हमारी जो एंटीबॉडी है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू कहां गई, साइनोवियल फ्लूइड में, और रिलीज करती है साइटोकाइंस लाइक इंटरफेरोन्स, टीएनएफ अल्फा। इसके अंदर इंटरफेरोन 1, इंटरफेरोन गामा, टीएनएफ अल्फा, मैक्रोफेजेस भी रिलीज होते हैं, जिनका काम क्या होता है, उन फॉरेन एंटीजन्स को मारने का काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो एंटीजन है ये भी हमारी बॉडी का ही है, और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है वो भी हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस करी है। सिर्फ किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। देखिए इससे क्या होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड है वहां पे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और साइनोवियल लाइनिंग की थिकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे इनफिल्ट्रेशन हो जाती है इन्फ्लामेटरी सेल्स की, क्योंकि ये क्या है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, सेल्स हैं, ये इंटरफेरोन, टीएनएफ अल्फा जो है, ये क्या होते हैं, इनकी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है। कहां, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन होती है। और उस इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे क्या होते हैं, कुछ और ब्लड वेसल्स जो है, एंजियोजेनिक साइटोकाइंस भी इंड्यूस होती हैं वहां पे। देखिए ये साइनोवाइटिस स्टेज है, जिसके अंदर साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल जो शीट होती है, उसके अंदर अब क्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी लिम्फ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो वो उन साइटोकाइंस को, इंटरफेरोन्स को यहाँ पे ले आती है, जिसकी वजह से वो मेडिएटर्स रिलीज करते हैं, रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से यहाँ इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसके साथ साथ एक एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल जो है प्रोड्यूस करते हैं वेस्कुलर सेल एडेजन मॉलिक्यूल, जिसको हम वीकेएम मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, एक्स्ट्राविजन ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स को इनटू द साइनोवियल फ्लूइड के अंदर क्या करता है, एक्स्ट्राविजन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है कि प्रोलिफरेशन हो जाती है, और एक बहुत ज्यादा एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है वहां पे, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है सरफेस ऑफ जो आर्टिकुलर कार्ट्रेज है वहां पे एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूमर लाइक मास प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं पेनस। ये एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है, किसकी, साइनोवियल मेम्ब्रेन की ग्रोथ है ये, जस्ट किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। ठीक है, इन्फ्लेमेशन से फिर वो क्या करता है, पेनस डिस्ट्रॉय करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, सब कॉन्ड्रल बोन्स को, और प्रोड्यूस करता है बोनी इरोजन। ये क्या करता है, बोनी इरोजन को प्रोड्यूस करता है। देखिए ये यहाँ पे बोनी इरोजन फॉर्म हो रहा है, और देखिए इस जगह पे पेनस फॉर्मेशन हो रही है। ये जो पेनस फॉर्मेशन होती है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इतनी ज्यादा प्रोलिफरेशन हो जाती है कि एक बहुत बड़ा एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है वहां पर, जिसको हम पेनस कहते हैं। और टेंडन शीट्स जो होती हैं, जो हमारी मसल्स को बोन से अटैच करके रखती है, वहां पर भी इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पैथोलॉजी समझ में आई होगी रियोमेटेड
अर्थराइटिस की। चलिए अब इस केसेस में हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं ब्लड काउंट। ब्लड काउंट में हम ईएसआर काउंट चेक कर सकते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, इन्फेक्शन का मार्कर है, उसके काउंट को हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में इनका जो काउंट है वो हाई होता है। देन कुछ सीरम ऑटो एंटीबॉडीज चेक कर सकते हैं, लाइक सिट्रुलिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सीसीपी और आरएफ फैक्टर, ये दोनों हम चेक कर सकते हैं और इनका काउंट भी रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में हाई होता है। देन एक्सरे निकाल सकते हैं। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड के अंदर न्यूट्रोफिल्स का काउंट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब साइनोवाइटिस हुई थी तो वहां पे ल्यूकोसाइट्स का काउंट इंक्रीज हो गया था, एक्स्ट्राविजन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनटू द साइनोवियल फ्लूइड, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स का काउंट भी इंक्रीज हो जाता है। चलिए कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में। टेंडन रप्चर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉइंट रप्चर्ड हो जाते हैं, जिसको बेकर सिस्ट भी कहते हैं। जॉइंट्स में इंफेक्शन हो जाता है। देन स्पाइनल कोड में कंप्रेशन होता है। स्पाइनल कोड में भी क्या पड़ता है, कंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि ये नर्व्स जो है उनको भी अफेक्ट करती हैं, और क्योंकि जॉइंट्स तो स्पाइनल कोड में भी प्रेजेंट होते हैं, तो कंप्रेशन कोज होता है स्पाइनल कोड में। और एमिलोइडोसिस कॉज करती है, ये मींस जो एमिलोइड प्रोटीन्स है उनका अमाउंट बढ़ाती है, तो ये एमिलोइडोसिस भी इंक्रीज करती है। अब द गोल ऑफ ड्रग थेरेपी इन रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, हमें जब रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए जो ड्रग थेरेपी देनी है तो उसके क्या क्या गोल्स होने चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि हमें किन किन चीजों का हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पेन को कम करना है, स्वेलिंग को, और जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है हमें उसको भी कम करना है, ये हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए। देन सेकंड इज आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो डैमेज हो रहा है, जो बोनी इरोजन हो रहा है, उसको भी हमें कम करना है। एंड थर्ड इज डिफॉर्मिटी, और प्रिजर्व करना है जॉइंट के फंक्शन को, कहीं इतनी ज्यादा पेन ना होने लग जाए, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस इतना ज्यादा ना हो जाए कि जॉइंट्स के जो फंक्शन है, जॉइंट्स जो काम करना ही बंद कर दें, तो उस चीज को भी हमें प्रिजर्व करना है, प्रिवेंट करना है डिफॉर्मिटीज को, ताकि वो प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करते रहें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि क्या क्या ड्रग्स हैं जो हम रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करनी चाहिए। इनको हम कहते हैं डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियोमेटिक ड्रग्स, जिसको DMARDs भी कहते हैं, डमार्ड्स भी हम बोलते हैं, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियोमेटिक ड्रग्स, जो डिसीज मॉडिफाइंग है। देखिए सबसे पहले इम्यूनोसप्रेसेंट लेने चाहिए, जो हमारे इम्यून सप्रेशन को, यानी कि इम्यून सिस्टम को ही क्या कर दे, सप्रेस कर दे। देखिए जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा तो जो टी सेल्स जो स्टिमुलेट कर रही थी या एक्टिवेशन हो रहा था टी सेल्स का, वो नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिनका काम एंटीजन को खत्म करने का था वो होगा ही नहीं। तो इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट लेने चाहिए, मीथोट्रिक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। देन सल्फासेलेजीन, ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, बट इसका काम क्या है, इसका काम हमारा होता है कि जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्शन और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसका होता है। देन क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये स्पेशली जो थी एंटी रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ही डिस्कवर की गई थी। फिर इसका यूज जो है वो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस में होने लगा। देन इसको एंटी मलेरियल ड्रग कंसीडर किया गया, और अब इसका जो यूज है कोरोना ट्रीटमेंट में भी कर रहे हैं। इवन दो WHO ने क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के कोरोना ट्रीटमेंट में बंद कर दिए हैं, लेकिन स्टिल इन हॉस्पिटल्स हम इनको पेशेंट्स को दे रहे हैं, ये जो ड्रग है पेशेंट्स में दी जा रही है। देन लेफ्लुनामाइड, उसके बाद है गोल्ड सोडियम थायोमेलेट, यूरानोफिन, देन डी पेनिसिलामिन। ये कुछ ड्रग्स है जिनको हम डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रियोमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। उसके बाद आती है बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर। देखिए बायोलॉजिक रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स क्या है,
कि जो TNF अल्फा था, इंटरल्यूकिन्स थे, वो क्या थे, रिस्पॉन्सेज थे, हमारी एंटीबॉडी ने एक्शन किया, उसकी वजह से साइटोकाइंस ने उनको प्रोड्यूस किया, साइटोकाइंस ने TNF अल्फा इंटरफेरोन को, तो ये क्या कर रही है, TNF अल्फा को इनिबिटर कर रही है। इटैनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडेलीम्यूमैब, ये क्या है, TNF अल्फा इनिबिटर्स हैं। देन इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट, एनाकिनरा। उसके बाद कुछ एडजुवेंट ड्रग्स भी हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका स्टेरॉइडल और इम्यूनोसप्रेशन एक्शन भी होता है। तो चलिए आगे हम एक एक करके इन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीथोट्रिक्सेट, जैसा कि आप जानते हैं ये क्या एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, और ये इंडिकेटेड थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरेसिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस और सार्कोडोसिस। उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये फोलेट एंटी मेटाबोलाइट है जो इनिबिट करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को एंड अदर फोलेट डिपेंडेंट एंजाइम्स को। ये क्या एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं। और ये यहां पे क्या कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी साइटोकाइंस लाइक TNF अल्फा और इंटरफेरोन गामा की प्रोडक्शन को क्या करती है, इनिबिट करती है। मीथोट्रिक्सेट्स जो है प्रोडक्शन जो होती है साइटोकाइंस की लाइक TNF अल्फा और इंटरफेरोन गामा, इनकी प्रोडक्शन को ही इनिबिट करती है। बट इनके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्टोमेटाइटिस, GI डिस्कंफर्ट, हिपेटोटॉक्सिसिटी, न्यूमोनाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, ये सब साइड इफेक्ट्स जो है वो मीथोट्रिक्सेट के होते हैं। आगे बात करते हैं सल्फासालाजीन की। सल्फासालाजीन भी जो है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, एनकेलायोसिस, स्पिंडलाइटिस, क्रॉन डिसीज, इन सब में यूज की जाती है, इंडिकेटेड है फॉर दिस। देन इसका फंक्शन क्या है, कि इम्यूनोसप्रेसिव है, एंटीबैक्टीरियल है और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। और इसका काम भी सेम, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा के रिलीज को और NF कापा बी के रिलीज को इनिबिट करना है, इनिबिटरी एक्शन होता है। ये इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो साइटोकाइन से रिलीज होते हैं, तो ये इनको क्या करती है, इनिबिट करती है। देन बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स की, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, एनोरेक्सिया, डिस्कलरेशन, लीवर एंजाइम के एलिवेशन होना, न्यूट्रोपिनिया होना, ये सब क्या है इसके साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसके सल्फासालाजीन के। देन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस ड्रग का जो यूज है सबसे पहले अर्थराइटिस में ही किया गया था, इसको फिर हम सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस में करने लगे, फिर हम इसका यूज एंटी मलेरियल ड्रग की तरह करने लगे, और नाउ इट इज ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है इन कोरोना वायरस पेशेंट, कोविड-19 डिसीज में भी ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसका काम क्या होता है, ये इंटरफेयर करता है लाइसोसोम की फंक्शनिंग को, जैसा कि मैंने अपनी कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और साथ ही में ये क्या करते हैं, टी सेल, बी सेल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेज को इनिबिट करते हैं ताकि वो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस ना कर सके। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, स्किन रैश, प्यूराइटिस, न्यूट्रोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया और ल्यूकोपिनिया। आगे हम बात करते हैं लेफ्लुनामाइड। लेफ्लुनामाइड जो है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए इंडिकेटेड है, और इसका काम होता है टी सेल्स की प्रोलिफरेशन को इनिबिट करना। और कैसे इनिबिट करती है, देखिए, ब्लॉकिंग द नोवोपाइरिमिडीन सिंथेसिस, और इनिबिट करती है टायरोसिन काइनेज को भी, और जो एसोसिएटेड होता है साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से। तो इसको हम एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है, इनिबिट कर रही है, टी सेल्स की प्रोलिफरेशन को ये इनिबिट कर रही है। और इसके इफेक्ट्स हेडेक, स्किन रैश, प्लूराइटिस, रिवर्सिबल एलोपेशिया, हेपेटिक एंजाइम एलिवेशन। उसके बाद हम बात करते हैं TNF अल्फा इनिबिटर्स की। जो TNF अल्फा इनिबिटर्स होते हैं इनमें आती है इटैनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, एडेलीम्यूमैब, और इनका काम सिंपली TNF अल्फा, TNF बीटा, इनको लेवल को कम करना। कैसे, ये इनके ऊपर बाइंड कर जाती हैं और सर्कुलेशन के अंदर इनके लेवल को कम कर देती हैं।
इनके इफेक्ट्स क्या क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, अरिथमिया, पेन, प्लूराइटिस, डायरिया, हिपेटिक लीवर एलिवेशन। उसके बाद इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरल्यूकिन 1 को इनिबिट कर रहे हैं। एनाकिंड्रा इसमें ड्रग है, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर पे बाइंड करती है और उसको इनिबिट करती है। और एडवर्स इफेक्ट्स इसके रेडनेस, ब्रिशिंग, पेन, इन्फ्लामेशन एट द इंजेक्शन साइट और न्यूट्रोपीनिया। अब बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस रियोमेटेड अर्थराइटिस पेन। हमें जो है ट्रीटमेंट से पहले कैसे इस पेन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर मेडिकेशन से तो कम कर ही सकते हैं, एनसेड्स ले सकते हैं, बैलेंस डाइट से हम इसको कम कर सकते हैं, हीट और कोल्ड थेरेपी का हम यूज कर सकते हैं, ठंडा या गर्म कंप्रेशन से जो है हम इसका यूज कर सकते हैं, मसाज करके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके भी हम इसको कम कर सकते हैं। और उसके बाद मेडिटेशन करके, म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक जो है सबसे अच्छा पेन किलर कंसिडर किया गया है। सो इट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।